Hi guys, I am Mukesh Gupta. Welcome to my YouTube channel. हेलो फ्रेंड, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2 वीडियो शुरू करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, जो संतुलित हम लोग इसके पिछले वीडियो में संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम, यानी कि कोई ऐसा समीकरण हो, रासायनिक समीकरण हो जो संतुलित न हो, असंतुलित हो, तो उस असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित करना है वो 4 चरणों में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें क्या होता है कि जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होता है। ठीक है, और जो असंतुलित समीकरण होता है उसमें अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है। याद रखिएगा फ्रेंड, जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या होता है कि द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक लेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, और देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लेते हैं H2O2। ठीक है, तो ये हो जाएगा H2O। ये जो समीकरण है असंतुलित है। क्या है, अब हम लोग बात करेंगे संतुलित समीकरण का। 2H2O2 बराबर होता है 2H2O। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो इसका जो ग्राम होगा 2 ग्राम होगा, और 1 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम होता है। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान का हम लोग बात कर रहे हैं। किस चीज़ का बात कर रहे हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु है तो 16 दूना के 32। ठीक है, चलिए इधर बात करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 गुना 1, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है तो 1 गुना 16। चलिए देखते हैं, 32 और 2 कितना होगा, 34 ग्राम, और इधर होगा 16 2 18 ग्राम। तो आप देख सकते हैं असंतुलित। असंतुलित क्यों है इसे भी जान लें। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ये तो बराबर है। लेकिन बात करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो ये जो समीकरण है यह असंतुलित समीकरण है। और यहाँ पर बात करते हैं, याद रखिएगा असंतुलित समीकरण में अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, अर्थात LHS का द्रव्यमान और RHS का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है। किस में नहीं होता है, तो ये जो समीकरण है ये कौन सा समीकरण है, असंतुलित समीकरण। तो असंतुलित समीकरण में समझ में आ गया, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है। और ऐसे भी कर सकते हैं इसे कि असंतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं संतुलित समीकरण में क्या होता है। ये संतुलित समीकरण क्यों है जी, चलिए समझते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4, और 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना परमाणु है, 2। ठीक है, तो इसमें 16, 1 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम, और 1 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम। ठीक है, इधर बात करते हैं, 2 दूना 4,
ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितने परमाणु है? 1, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2, 2 गुना 16। चलिए 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 16 दूना के 32, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 16 दूना के 32। तो आप देख सकते हैं 32 4 36, अब 32 4 36। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संतुलित समीकरण में अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या आया? बराबर आया। तो बोल सकते हैं जो संतुलित समीकरण होता है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, और असंतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। और एक और बात, रासायनिक अभिक्रिया में एक नोट में आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को हम लोग न बना सकते हैं और न पदार्थ को हम लोग नष्ट कर सकते हैं, बस पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। याद रखिएगा, पदार्थ को तो न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तित होता है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है, न पदार्थ कभी बनता है उसमें, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है, जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का 4 नियम होता है। ऐसे नियम और भी होता है, लेकिन 4 नियम ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रासायनिक समीकरण मैंने लिखा है जो संतुलित नहीं है, असंतुलित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोहा का कितना परमाणु है? 1, और यहाँ पर लोहा का कितना परमाणु है? 3। तो ऐसे ही यहाँ से स्पष्ट हो गया। ये याद रखना, मैंने कल बताया था कि अभिकारक में जो तत्व हो उसका परमाणु संख्या, मैंने अभिकारक में मौजूद तत्व का परमाणु संख्या और उत्पाद में तत्व का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब वो समीकरण का होगा? संतुलित होगा। अगर बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है। जैसे अभिकारक में लोहा एक तत्व है और उत्पाद में लोहा तत्व है, तो अभिकारक और उत्पाद में याद रखिएगा, अभिकारक और उत्पाद में आप देख सकते हैं कि इसमें परमाणु कितना है? लोहा का उत्पाद में लोहा का 3 परमाणु है, और इसमें लोहा का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है। तो ये क्या है समीकरण? ये कौन सा समीकरण है? यह असंतुलित समीकरण है, और हम लोग चरणबद्ध इसे संतुलित करना सीखेंगे। और एक बात मैंने अभी बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इस समीकरण में यहाँ पर लोहा है तो इसमें भी लोहा है। क्या ये लोहा नष्ट हुआ है? नहीं हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसमें भी हाइड्रोजन है। क्या हाइड्रोजन नष्ट हुआ है? नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को न तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं और नहीं बना सकते हैं, बल्कि क्या होता है पदार्थ केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो चलिए इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना सीखते हैं। तो पहला जो नियम, आप लोग इस नियम को लिखते चलिए नोटबुक में। तो पहला जो होता है फ्रेंड, पहला तरीका होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी सूत्र होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में यानी कि बॉक्स में घेर लेते हैं। बॉक्स के द्वारा इन्हें क्या कर लेते हैं पहले घेर लेते हैं। पहला नियम होता है रासायनिक अभिक्रिया में जो भी सूत्र या संकेत होते हैं उन्हें हम बॉक्स में क्या कर लेते हैं घेर लेते हैं। ये समझ में रासायनिक समीकरण में जो भी तत्व हो या यौगिक हो उन्हें हम लोग बॉक्स में क्या कर लेंगे घेर लेंगे। पहला नियम यही होता है, ठीक है। दूसरे नियम में अब चलते हैं हम लोग। दूसरा नियम को ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। चरण 2 में हम लोग पहुंच गए। चरण 2 में करना क्या है याद रखिएगा। इस वाले को हम लोग फ्रेंड LHS बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं LHS बोलते हैं, और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं RHS बोलते हैं। इस वाले को RHS, इस वाले को LHS बोलते हैं। चलिए इसमें समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोहा का कितना परमाणु है। LHS में लोहा का कितना परमाणु है 1 परमाणु है, ठीक है। LHS में लोहा का कितना परमाणु है 1। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में कितना परमाणु है 2 परमाणु है,
ठीक है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है 2, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है 1। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु लिखेंगे 1। अब इसमें बात करते हैं लोहा का कितने परमाणु है 3। लोहा का कितना परमाणु है 3 लिख देते हैं। उसके बाद इसमें बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है 4 परमाणु ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का कितना परमाणु है 2 परमाणु है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इस यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, हाइड्रोजन 2 है तो ये तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है और लोहा बराबर नहीं है। तो इस हिसाब से ये असंतुलित समीकरण हुआ। यहाँ से हम लोग ये क्या करते हैं, चरण 2 में जो तत्व होते हैं उनके परमाणु संख्या को सूची बना लेते हैं। उसके बाद चरण 3 में चलते हैं। चरण 3 में हम लोग करते क्या है, इसमें एक बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो यौगिक होते हैं उनमें हम लोग ये ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो उसमें जो परमाणु होते हैं अधिक परमाणु वाले यौगिक का चुनाव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। इसमें देखें तो लोहा के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। तो वैसे यौगिक को ढूंढना है जिसमें परमाणु संख्या क्या हो अधिक हो, जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो अधिक हो, वैसे यौगिक का चुनाव करेंगे चरण 3 में। ठीक है, और वैसे यौगिक का चुनाव करके जो उसमें मौजूद परमाणु है उसमें अधिक परमाणु को पहले क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं लोहा के परमाणु कितना है 3, और ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। तो 3 और 4 में बड़ा कौन है 4। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे FeH2O। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर FeO4 + H2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर लोहा के ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 4, सबसे ज़्यादा यही है। तो सबसे अधिक वाले को, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को हम लोग पहले संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे 4 से इसमें गुना कर देंगे। H2O का गुणांक कितना हो गया 4। इस चीज़ को आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ये 4 H2O, ये जो सही तरीका है, ये बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन आप H2O, ये जो H2O है यहाँ पर आप 4 नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा गलत तरीका। या आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, H2O ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी तरीका का होगा। याद है क्या, होल टॉइड में भी इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं और ना इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि आप जो 4 से हम लोग गुना किए हैं उसे हम लोग इस तरह से गुणांक के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ना इस तरह से लिख सकते हैं और नहीं इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे तो ये दोनों तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सब चरण 3 में हम लोग क्या सीखे कि जिस यौगिक में अधिक परमाणु वाला तत्व हो पहले उसको क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4। तो चलिए ऑक्सीजन को संतुलित कर लिए। उसके बाद हम लोग बाकी तत्वों को क्या करेंगे, बाकी तत्वों के परमाणु को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे Fe, उसके बाद लिखेंगे H2O, उसके बाद लिखेंगे Fe। यहाँ पर फ्रेंड एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लिखेंगे Fe3O4, उसके बाद लिखेंगे Fe3O4। ठीक है, H2। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं 4। पहला काम चरण 3 में कौन सा काम है, अधिक परमाणु वाले यौगिक को चुनना है और उसमें देखना किस तत्व का परमाणु क्या है अधिक है। तो इसमें ऑक्सीजन का परमाणु अधिक था तो हम लोग किसको संतुलित किए, ऑक्सीजन को संतुलित कर लिए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4 दूना के 8, पहले यहाँ पर 4 लिख दिए हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 8, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 8। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोहा कितना है 3 और यहाँ पर लोहा कितना है 1, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे 3 से। तो अब ध्यान से देखिए, अब ये समीकरण संतुलित हो चुका है। यहाँ पर लोहा के कितने परमाणु है 3, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है 4 दूना 8 और यहाँ
4 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 8 पर सॉरी यहाँ पर 4 होगा फ्रेंड, हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड 4 लिखेंगे, 4 दूना के 8। तो अब ये आप देख सकते हैं ये समीकरण जो असंतुलित समीकरण था अब क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। क्यों हो गया है कि अब यहाँ पर देखिए लोहा के 3 परमाणु, लोहा के 3 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 दूना के 8 परमाणु, तो 4 दूना के 8 परमाणु, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो ऑक्सीजन के कितना परमाणु होगा 4। फिर यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन के कितना परमाणु है 4। तो ये अब समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये चारों चरण समझ में बिल्कुल आ गया होगा। असंतुलित समीकरण संतुलित हुआ है और यह समीकरण जिस विधि से संतुलित हुआ है उस विधि को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। इस विधि को क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस विधि को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, या इसे हम लोग अनुमान विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुमान लगाकर इसे हम लोग क्या किए हैं, संतुलित किए हैं। तो इस विधि को हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि कह सकते हैं या अनुमान विधि कह सकते हैं। तो यहाँ तक फ्रेंड आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक, अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए। ठीक है, तो अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए यानी रासायनिक समीकरण से अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो जाए, उसके लिए हम लोग 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे। पहला है भौतिक अवस्थाओं को संकेत में लिखना, यानी कि रासायनिक समीकरण में पदार्थों का भौतिक अवस्था भी लिखा जाए तो और बेटर होगा कि हम लोग पदार्थ किस अवस्था का है ये हम लोग जान सकेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ संकेत का प्रयोग करेंगे, जैसे ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, जैसे यहाँ हम लोग इसे एस से डिनोट करेंगे। द्रव को हम लोग लिक्विड बोलते हैं, इसे एल से सूचित करेंगे। अब बात करते हैं गैस को हम लोग जी से डिनोट करेंगे। और जलीय विलयन यानी किसी पदार्थ को जल में मिला दिया जाए तो वो कौन सा विलयन बनेगा, जलीय विलयन। और जलीय विलयन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप रेड लाइन देख रहे हैं AQ, यानी इसे किस चीज़ से डिनोट करते हैं, AQ से डिनोट करते हैं। ये जो समीकरण हम लोग अभी संतुलित किए हैं, अब इस समीकरण में जो भी पदार्थ है उन सभी पदार्थ के अवस्था को सूचित करेंगे। जैसे लोहा एक ठोस पदार्थ है, इसीलिए यहाँ पर S लिखेंगे। H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर L लिखेंगे, लिक्विड होता है। और FeO4 ये भी ठोस रूप में पाया जाता है, पाउडर के रूप में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर S लिखेंगे। और H2 ये जो क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो गैस को हम लोग क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। और याद रखिएगा रासायनिक समीकरण में 2 चिन्ह का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, एक चिन्ह ऊपर की ओर होता है, एक चिन्ह नीचे की ओर होता है। जब चिन्ह अगर ऊपर की ओर हो तो समझ जाना जो बगल वाला पदार्थ है वो गैस है, बगल वाला पदार्थ क्या है, गैस है। अगर तीर का चिन्ह नीचे हो तो जो बगल वाला पदार्थ होगा वो अवक्षेप होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं। यदि रासायनिक अभिक्रिया ताप, दाब तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करे तो उन्हें तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। यानी कोई ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं AB 2 पदार्थ है जो क्रिया करके बना रहा है C और D। ठीक है, क्या बना रहा है, C और D। A और B आपस में क्रिया करके 2 नए पदार्थ बना रहा है C और D। और दोनों जो अगर A और B किस चीज़ पर निर्भर करता हो, ताप पर, यह अभिक्रिया किसके द्वारा हो रहा हो, ताप पर, ताप के द्वारा, तो इसको अब ताप को कहाँ लिख देंगे, ऊपर। अगर ये अभिक्रिया दाब के सहायता से अगर होता हो, किसके सहायता से, तो दाब को हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर। यदि यह अभिक्रिया किसके सहायता से हो रहा हो, किसी उत्प्रेरक, तो याद रखिएगा यहाँ पर बात आ रहा है उत्प्रेरक।
ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या होता है इसको समझ लीजिए। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देगा या तो उसके वेग को घटा देगा, और वह खुद रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहेगा। तो उत्प्रेरक के बारे में समझ गए। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकता है, और वह स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो वैसा ही हो गया कि यदि दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हो तो तीसरा व्यक्ति या तो झगड़ा को बढ़ा देगा या तो झगड़ा को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, और वो क्या होगा, सुरक्षित ही रहेगा। तो उत्प्रेरक स्वयं उस तीसरे व्यक्ति का ही कार्य करता है। यहाँ तक ये समझ में आ गया फ्रेंड। अब हम लोग फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चन है अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग फ्रेंड एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 का जो क्वेश्चन है उसमें 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 2 और 3 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है इसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। तो पहला क्या है, 1 नंबर है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और क्लोरीन गैस आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, यानी कि HCl बना रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2, और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2। लेकिन यहाँ पर बात करें तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु। तो इसमें करना कुछ नहीं, इसमें हम लोग क्या चीज़ से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 परमाणु। चलिए याद रखिएगा ये गैस रूप में होता है, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, समझ में आया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा है बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। तो बेरियम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए बात करते हैं बेरियम, देखिए ध्यान से देखिएगा बेरियम क्लोराइड। तो अगर आपको ये मालूम नहीं है कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है तो एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए बेरियम का संकेत जो होता है Ba होता है और क्लोराइड का संकेत Cl होता है, और बेरियम का संयोजकता कितना होता है, 2 लिख देंगे, और क्लोराइड का संयोजकता कितना होता है, 1, और इसमें तिरछी गुना कर देंगे। तो ये तरीका होता है, Ba में 1 से गुना होगा तो Ba ही आएगा, और Cl में 2 से गुना होगा तो Cl2। तो आप देख लीजिए बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, BaCl2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होगा BaCl2। उसके बाद कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट से, किससे क्रिया कर रहा है, एल्युमिनियम। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए एल्युमिनियम को हम लोग Al लिखेंगे और सल्फेट को लिखेंगे SO4, ठीक है। और देखिए एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होगा और सल्फेट का संयोजकता कितना होता है, 2, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, तिरछी गुना। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, यहाँ पर प्राप्त होगा Al में 2 से गुना करेंगे तो Al2, SO4 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर SO4, यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, कह रहा है बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से क्रिया कर रहा है तो बना रहा है बेरियम सल्फेट, क्या बना रहा है। तो आप इसे आप लोग निकाल सकते हैं इसका प्रयोग करके, ठीक है। जैसे बेरियम सल्फेट तो बेरियम को Ba लिख देंगे, और सल्फेट जैसे बेरियम का भी 2 होता है और सल्फेट का भी संयोजकता 2 होता है। तो जब समान है तो इसे काट दीजिएगा, तो आज गया यहाँ पर बेरियम सल्फेट आ गया। उसके बाद क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम का Al और क्लोराइड का Cl, इसका 3 होता है, इसका 1 होता है, तो 3 इसमें गुना कर लेगा
Al में 1 से गुना होगा तो Al ही आएगा। तो आप यहाँ तो ये क्लियर हो गया। तो बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से क्रिया किया तो बेरियम सल्फेट और क्या बना, एल्युमिनियम क्लोराइड बना। तो अब इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को ढूंढना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गुना कीजिए 4 तिहाई 12 और सल्फर में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 12 परमाणु और सल्फर के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु। तो सबसे पहले हम लोग किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग 3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 3। तो आप देखिए बेरियम 3 हो गया, सल्फर 3 हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 12। और इसमें बात करते हैं, इसमें बेरियम कितना है, 1। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो बेरियम कितना हो गया, 3। बेरियम के 3 परमाणु और 3 दूना के 6। क्लोरीन का कितना परमाणु है, 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोरीन के कितने परमाणु है, 3। तो इसमें हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 2 से। तो एल्युमिनियम 2 और क्लोरीन कितना हो गया, 6। यानी सभी परमाणु क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम जल से क्रिया करेगा। Na जल का सूत्र होता है H2O। सोडियम जब जल से क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और हाइड्रोक्साइड को OH, और दोनों का संयुक्त एक होता है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे H2, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सोडियम का यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का 1 हाइड्रोजन का, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है। तो हाइड्रोजन का कुल परमाणु कितना हो गया, 2 1 3। तो इसमें करेंगे क्या फ्रेंड, सबसे अधिक परमाणु तो हाइड्रोजन का ही है, तो हम लोग हाइड्रोजन को पहले क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6, और ऑक्सीजन कितना है, इसमें हम लोग फ्रेंड 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हाइड्रोजन देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो इसमें 2 से गुना कीजिए। कितना से गुना कीजिए, 2 से। जब हम लोग, चलिए हम लोग रेड से कर दे रहे हैं कि आपको दिखाई देगा अच्छे से। चलिए यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 2। अब ध्यान से देखिए, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 है, सोडियम 2 है। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2। तो ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड, क्या है, जल में बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम क्लोराइड को किस में घोला जाए, ये 2 नंबर का था, 2 नंबर में 3 क्वेश्चन था, ये कवर हो गया। उसके बाद करते हैं 3 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पर लिख देते हैं पहले, और ये बेरियम क्लोराइड संकेत अवस्था के साथ लिखना है, अवस्था के साथ लिखना है। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड हो गया, और बेरियम क्लोराइड जल में घुल रहा है तो ये एक्वस विलयन होगा, ठीक है। यहाँ पर AQ लिख देंगे। उसके बाद बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ये भी जल में, सोडियम सल्फेट भी किस में घुल रहा है, तो जल में घुल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा, सल्फेट का यहाँ पर संयोजकता 2 होगा, तो इसमें गुना कर देंगे तो Na2SO4। ये भी जल में घुल रहा है तो ये भी क्या हो गया जी, एक्वस ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बन रहा है, यानी बेरियम सल्फेट भी बन रहा है। तो चलिए बेरियम सल्फेट Ba और सल्फेट का होगा SO4। और याद रखिएगा ये सल्फेट जो बन रहा है अवक्षेप बन रहा है, तो अवक्षेप क्या है, अघुलनशील होता है जल में, तो ये हो जाएगा किस रूप में हो जाएगा, ठोस रूप में होगा, ठीक है। तो ये हो गया S।
उसके बाद बन रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा, ये जलीय विलयन होता है, ठीक है। यहाँ पर AQ लिख देंगे। चलिए अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे। कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सबसे बड़े वाले को हम लोग ढूंढना है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम कितना है, 1 है, और यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है। तो इसमें हम लोग पहले अब 2 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे, तो अब सोडियम 2 और क्लोरीन कितना हो गया, 2। यहाँ पर सोडियम तो 2 है, ठीक है। चलिए क्लोरीन भी 2 है। यहाँ पर देखिए बेरियम भी क्या है जी, बेरियम भी 2 है, ठीक है। और यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम देख सकते हैं 1 है। तो लगभग ये क्या हो गया, देख लेते हैं एक बार। सोडियम 2, क्लोरीन 2 है, ठीक है। उसके बाद बात है बेरियम 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, यानी ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए अब हम लोग एक नंबर क्वेश्चन था, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं 3 का 2 नंबर क्वेश्चन। क्या देखेंगे, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों का संयोजकता 1 होता है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सोडियम और से होता है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है, जल में है, तो ये भी एक अवश्य होगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया कर रहा है, तो ये भी क्या है, एकवश ही होगा। क्या होगा, एकवश। तो यहाँ पर लिखेंगे AQ लिख देंगे। दोनों के बीच जब क्रिया हो रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। ये भी सोडियम क्लोराइड भी एकवश सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे AQ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, ठीक है, जल भी बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे H2O, तो जल तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे L, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। चलिए अब इसे हम लोग संतुलित करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। चलिए ऑक्सीजन 1 है तो इसमें भी ऑक्सीजन 1 है, सोडियम 1 है तो इसमें भी सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन। ये तो समीकरण संतुलित ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो उन्हें मिले और वो भी इस वीडियो का क्या करें, फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो